ये जो चैप्टर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीएसीबी में आप 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टॉपिक्स के साथ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है लेकिन वो मोटा मोटी इस 5 टॉपिक में ही डिवाइडेड है। पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, तो ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको रात को उठाकर भी पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना के दिखाओ और उसका पूरा फिजियोलॉजी समझाओ, मैकेनिज्म समझाओ, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज लाइफ। इसका कोई एक्सेप्शन है? देयर इज नो एक्सेप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये सारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है गैसियस फॉर्म में, जो हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है? हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी से मिलकर बनता है ये। हाँ, ये वही किडनी है जिनको बेचकर तुम आईफोन लेने की सोच रहे हो। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है सबके? आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। मेरा नाम है नमन शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पर। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेस लेक्चर नंबर 2 जो कि है न्यूट्रिशन के बारे में। और हमने इसका पहला वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, जिसमें हमने व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, जो कि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसे देख लीजिए। वीडियो का यहाँ पर लिंक आ रहा होगा आई बटन पर। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज हमारे लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें हम न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो भी है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा संभावना है और कुछ एक आध क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको न्यूट्रिशन के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन। जो टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला रहेगा हमारा न्यूट्रिशन। और जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो वो आज कंफ्यूजन हम पूरा क्लियर कर देंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, किसमें क्या होता है, कौन सा एनिमल क्या एग्जिबिट करता है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हम आगे बढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होने की उसमें बहुत सारे चांसेस हैं। फोटोसिंथेसिस काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आगे आने वाले आपके क्लासेस के लिए भी फोटोसिंथेसिस यहाँ पर एक बेसिक की तरह एक फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस को कंफर्म करने के लिए, वो एक्टिविटीज भी हम लोग एक बार फटाफट देख लेंगे विदाउट परफॉर्मिंग देम। ऑब्वियसली थियरी में हम समझ लेंगे कि क्या वो एक्चुअली में कहना चाहता है और कौन सा एक्टिविटी जो है वो क्या प्रूफ कर रहा है। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, वो होगा कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन को डिपिक्ट करता है, तो उसके लिए हम पूरा एक लेक्चर उसको डेडिकेट करेंगे। आज हम इतने टॉपिक्स के बारे में मोटा मोटी पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि दो वर्ड्स हमको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, एक है न्यूट्रिशन और दूसरा वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रिशन? तो आपने सुना होगा कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही बॉडी? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उस प्रकार का। या तो आपने सुना होगा कि कोई छोटा बच्चा है, उसका ग्रोथ जो है थोड़ा लेट हो रहा है, डिलेड डेवलपमेंट है, उसके माइलस्टोन्स जो है वो थोड़े डिलेड हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? तो वहां पर भी ऐसा कहा जाता है नॉर्मल टर्म्स में कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमजोर है, कोई माल न्यूट्रिस्ड है, वहां पर भी वर्ड जो है वो न्यूट्रिशन का यूज हो रहा है। तो एक्चुअली में न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब वो नहीं है जो अभी तक हम समझते आते थे। हमें लगता था न्यूट्रिशन मतलब वो जो हमें खाने से मिल रहा है, मतलब कि खाने के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोप अप करती है, हमारी बॉडी जितने भी इंजर्ड सेल्स हैं, जितने भी डैमेज टिश्यूज हैं उसको रिपेयर करता है। उन सब चीजों के लिए जो जो क्वांटिटीज में हमें कुछ चीजें चाहिए, कुछ सब्सटेंस चाहिए, उसे हम न्यूट्रिशन की तरह मानते थे, मगर उसे एक्चुअली न्यूट्रिशन नहीं कहा जाता, उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ओके, सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का अगर मैं डेफिनेशन यहां पे लिखूं, सो न्यूट्रिशन इज वेरी सिंपल। इट इज the mode through which an organism, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, obtains its food। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि इट इज अ मोड थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक जीव है, वो अपना खाना किस प्रकार अवेलेबल करवाता है अपने बॉडी को, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड
लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो चुका है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे आएंगे जो उस डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहे हैं और वहां से वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वहां से ले रहे हैं। तो उसे कहा जाता है एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो एक मोड है जिससे कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना पोषण वगैरह ले रहे हैं वहां से। दूसरा ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम पूरा का पूरा चीज अंदर खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल चीज मतलब वो CHEE ऐसी चीज नहीं, चीज का मतलब कि कोई, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि हम प्लांट्स के प्रोडक्ट खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की तो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो फूड प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और फिर बॉडी के अंदर जाके उसका डाइजेशन हो रहा है, जैसे हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर डाइजेशन से उसमें से जो भी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब होती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो उनके पास ना माउथ है, उनके पास ना स्टमक है, उनके पास ना फूड पाइप है, ना उनके पास हाथ है कि वो कुछ चीजों को पकड़कर हंट कर अपने बॉडी के अंदर इनटेक करें। तो वो फिर क्या करते हैं, वो एक अलग टाइप का मोड अडेप्ट करते हैं जहां पर वो अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो कि हम देखेंगे बचपन में भी आप पढ़ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस करके कुछ एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर कि जिसमें सनलाइट की मदद से प्लांट जो है अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे क्या है, ये सब अलग अलग मोड है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का न्यूट्रिएंट्स अपने आप को प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये जो मोड होते हैं अलग अलग मोड्स, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, इट इज द मोड थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। अब वो मोड कुछ भी हो सकता है, फूड को बाहर डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना, या फूड को अपने अंदर डालकर अंदर ही डाइजेस्ट करके फूड को एब्जॉर्ब करना, या अपना फूड खुद ही बना देना। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग तरीके के जो मोड्स होते हैं उन सबको हम एक ही वर्ड के अंदर गिनते हैं जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो फिर अब दूसरा वर्ड आता है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि दोनों वर्ड जो है वो काफी सिमिलर लगते हैं मगर दोनों का मतलब एकदम डिफरेंट है। तो अब देखते हैं हम कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो किसी भी फूड के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे लाइफ को हेल्दी रखने में मदद कर रहे हैं उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जितने भी हम शुगर खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल हैं। फिर होता है प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स तो सुना ही होगा आपने। फिर फैट्स, वाइटामिन्स, ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं इसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन्स होगा, सारे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो वो ऐसे ऐसे चीजें जो कि एक फूड के अंदर पाया जाता है और जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और उस खाने को किस प्रकार, किस मोड से ऑर्गेनिज्म अपने तक पहुंचा रहा है उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। ओके, सो इज दैट क्लियर, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स के साथ साथ कुछ रफेज भी जो है वो फूड में पाया जाता है, लेकिन ये रफेज कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता रफेज, लेकिन ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि अगर डाइजेशन आपको इंप्रूव करना है तो आप ऐसे चीजें खाइए जिसमें फाइबर्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो। तो फाइबर्स का मतलब क्या है, फाइबर्स क्या करते हैं, स्वैब करने का काम करते हैं पूरा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। एक तरीके से वो क्लीनर है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। जैसे कि हमारे बाथरूम वगैरह में हम बाथरूम क्लीनर्स यूज करते हैं कि अगर कोई पाइपलाइन चोकअप हो गया है तो उसके अंदर हम कुछ एसिड डाल देते हैं, कुछ लिक्विड डाल देते हैं, वो पूरे पाइपलाइन को क्लियर करते हुए जाता है। वैसे ही ये जो रफेज होता है, जो फाइबर्स होते हैं हमारे फूड में, वो ऐसे फूड में पाए जाते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स तो है ही, लेकिन उसके साथ में थोड़े बहुत फाइबर्स भी है। तो उस चीजों को हम रफेज कहते हैं, जो कि एक्चुअली में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हमारे बॉडी को, लेकिन वो जो है क्लियर करने में मदद करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और डाइजेशन करवाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो दैट इज रफेज। साथ ही साथ हम खाने में और भी कुछ चीजें खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया। ठीक है, खाना खाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा तो है ही, साथ में हम पानी भी पीते हैं उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट, और वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं कुछ मिनरल्स।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो किसी भी फूड के नॉर्मल जो हम बैलेंस डाइट खाते हैं उसमें ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए और होती भी है वो नॉर्मली। इंडियन डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पाई ही जाती है। तो ये सब चीजों को जो है हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में है उस फूड को उस ऑर्गेनिज्म ने कैसे ऑब्टेन किया, वो जो मोड है उस मोड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। सो जैसे हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना फूड को ऑब्टेन करता है। सो मोटा मोटी दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा तरीका होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उस मोड को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कोई ऑर्गेनिज्म हेटेरो है मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फॉर देयर ओन फूड, उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उस मोड को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में फर्क क्या है। सो पहले हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो हेडिंग डालते हैं हम फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। हम पहले देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन an organism synthesizes its own food, organism synthesizes its own food। ठीक है, इस वर्ड में ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, और जो ट्रॉफिक वर्ड है TROPHIC ट्रॉफिक, उस वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां पर ऑटोट्रॉफिक वर्ड का ही मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है तो उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये खाना बनाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे प्लांट्स, ठीक है, ट्रीज, छोटे पौधे, बड़े बड़े झाड़, ये सारे आ जाएंगे। सम बैक्टीरिया, ठीक है, सम बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल अगर मैं कहूं तो BGA, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। इनके नाम में एल्गे है बट ये एक्चुअली में बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि खुद अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स, ट्रीज हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर खाना तो हम भी अपना खुद ही बनाते हैं ना, हम मम्मी तो खुद ही खाना बना रही है किचन में, कढ़ाई पर वो सब बना रही है, पैन में बना रही है, तो खुद ही कुक कर रहे हैं, तो वो भी तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही हुआ। ठीक है, सो खाना बनाने का मतलब वो नहीं है कि आप खाना अपना खुद बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। खाना बनाने का मतलब है कि रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपने वो फूड ही खुद सिंथेसाइज किया। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो क्या खाना है आपको, कढ़ी चावल खाना है मान लो, तो कढ़ी के लिए आपको मिल्क लाना पड़ेगा, आपको छाछ लाना पड़ेगा। चावल के लिए आपको राइस लाना पड़ेगा। अगर साथ में आपको कुछ भाजी खाना है, कोई सब्जी खाना है, तो आपको वेजिटेबल्स लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी आपने बनाई है, ये सारी चीजें तो आप मार्केट से खरीद कर लाए हो। राइस किसने बनाया? राइस जो है वो प्लांट ने बनाया। जो भाजी था, जो वेजिटेबल था, वो किसने बनाया? वो भी प्लांट ने बनाया। जो मिल्क है वो कहाँ से आ रहा है? वो एनिमल में से आ रहा है, तो वो तो खैर डिफरेंट है। मगर ये जो प्लांट्स वाले प्रोडक्ट है वो सारी चीजें प्लांट्स खुद सिंथेसाइज कर रहा है, हम तो सिर्फ उसको पका रहे हैं। तो किसी भी फूड मटेरियल को पकाना इज नॉट इक्वल टू मेकिंग इट्स ओन फूड। मेकिंग इट्स ओन फूड का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करना। जिस चीजों को हम पका रहे हैं एक्चुअली उस चीज को किसने बनाया है, उसका ओरिजिन कहाँ है, तो उसे हम कहते हैं एक्चुअली में कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज, जो जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिनके पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, तो वो प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए। कुछ बैक्टीरिया हो गए जिनके पास एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। इन सभी लोगों को जो है वो गिना जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, अब जैसा कि इनका वर्ड ही है हेटेरोट्रॉफिक, सो हेटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है? हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट।
ठीक है, हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी ये ऐसे एनिमल्स है जो डिफरेंट एनिमल्स पर अलग कोई दूसरे प्रजाति पर डिपेंडेंट है फॉर गेटिंग देयर ओन फूड। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition an organism is dependent directly or indirectly, या तो डायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकता है या वो घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकता है, ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स ओन फूड। ठीक है, सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते थे, वैसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 तरीके के टाइप्स आते हैं। फर्दर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम देखें, सो 3 तरीके के और फर्दर सब टाइप्स आते हैं। सबसे पहला है पैरासिटिज्म, हम देखेंगे आगे कि ये सब क्या है। दूसरा होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये तीनों एक्चुअली में होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम हेडिंग डालें पैरासिटिज्म की, तो आपने सुना होगा पैरासाइट्स वर्ड के बारे में। ठीक है, एक मूवी भी आई थी बहुत बड़ी जो कि ऑस्कर विनिंग भी थी, पैरासाइट नाम की एक मूवी थी। तो वो पैरासाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, पैरासाइट मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे जीव के ऊपर जाकर उसको हार्म करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर अटैच हो चुका है या तो उसके बॉडी के अंदर जा चुका है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए खाना खा रहा है, मगर उसका थोड़ा बहुत खाना ये दूसरा ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट वहां पर अटैच हुआ है वो वहां से अपना खाना ले रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म को उसने अटैक किया था वो ऑर्गेनिज्म तो हार्म हो रहा है, लेकिन उसके बदले में जो पैरासाइट है जो अटैक कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिज्म। यहां पर वो क्या कर रहा है, दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है, दैट मींस इट इज हेटेरोट्रॉफिकली डिपेंडेंट, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, खुद का तो फायदा हो रहा है लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसका हार्म करवा रहा है वो। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम फटाफट इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेफिनेशन नहीं है इसका, बस एक्सप्लेनेशन है। In this type of nutrition, parasitism में, in this type of nutrition, there is an organism which depends on अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है ना जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसे कहा जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आप कोई अगर पार्टी थ्रो कर रहे हो तो आप उस पार्टी के होस्ट हुए ना, और आपके दोस्त लोग जो उस पार्टी में खाने आए हैं वो सारे पैरासाइट्स हुए। ओके, सो यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। सो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट कहते हैं, फॉर इट्स फूड और न्यूट्रिशन, for its food or nutrition, and in which the parasite is benefited, but the host is harmed। ठीक है, उस पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन उसके बदले में होस्ट को क्या फायदा हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर आपने पार्टी थ्रो किया है तो आपके पार्टी में आपके दोस्त आएंगे, समोसा भजिया कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खाकर चले जाएंगे, तो उनका तो फायदा हो गया ना, उनको तो फ्री में खाने को मिला, लेकिन आपका क्या हुआ, आप जो होस्ट थे वो होस्ट का तो नुकसान हो गया इस चक्कर में। तो यही जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी होता है कि जो पैरासाइट है उसका तो फायदा हो जाता है कि उसको बिना कुछ किए फ्री में उसको खाना मिल रहा है, खाना तो वो होस्ट बना रहा था, और वो होस्ट का क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है कि वो जो अपने लिए खाना खा रहा था, जो न्यूट्रिशन उसके खुद के बॉडी को मिलना चाहिए था उसमें से कुछ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासाइट लेकर चला गया है। अब हो सकता है कि एक ही पैरासाइट हो किसी होस्ट के अंदर, या मान लीजिए ढेर सारे पैरासाइट है, लाखों करोड़ों पैरासाइट है किसी होस्ट के अंदर, फिर तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है होस्ट को। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही होता है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है।
जिसको नुकसान हो रहा है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा को हिंदी में अमर बेल कहा जाता है। तो अमर बेल करके एक प्लांट होता है कस्क्यूटा, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ट्वाइंड हो जाता है, इंटरट्वाइन होता है, और फिर वो अपने हुक्स एंड सकर्स उसके अंदर इंसर्ट कर देता है दूसरे प्लांट के ऊपर, और जो दूसरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहा है उस खाना को सक कर लेता है ये कस्क्यूटा, क्योंकि इसके खुद के पास जो है वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता, ये थोड़ा येलो कलर का, पेल कलर का दिखने वाला प्लांट है, तो ये फोटोसिंथेसिस खुद से नहीं करता। प्लस इसके जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में, तो ये क्या करता है दूसरे ट्रीज के ऊपर जाकर उनसे न्यूट्रिशन खींच लेता है, तो इसको फायदा हो जाता है, ट्रीज को नुकसान हो जाता है। तो कस्क्यूटा जो है एक प्लांट का एग्जांपल है। दूसरा टिक्स, ठीक है, लाइस, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। फिर लीच, लीच आपने सुना होगा, तालाब वगैरह में लीच होते हैं, स्विमिंग पूल में भी कभी कभी लीच आ जाते हैं। देन वी टेक एग्जांपल ऑफ राउंड वॉर्म्स। ठीक है, जो पेट में कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े नहीं होते, वॉर्म्स होते हैं। और टेप वॉर्म्स, ठीक है, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा। इतने एग्जांपल जो है हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो इतने तो हमें याद होने ही चाहिए कि कस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। फिर टिक्स हो गए, लाइस हो गए, ये जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैच होते हैं, वहां से उनका ब्लड सक करते हैं, उनके ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं। लीच आपने देखा होगा कि लीच चिपक जाते हैं किसी के बॉडी के ऊपर और वो जो है ब्लड सक करने लगता है कंटिन्यूसली। लीच को जो है मेडिसिन में उसको लीच थेरेपी की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि लीच जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करता है अपने सलाइवा से, जिसको हिरुडिन कहा जाता है। वो हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है, तो लीच थेरेपी भी होती है। आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा फेमस है लीच थेरेपी, वेरिकोज वेन और वो सबका ट्रीटमेंट करने के लिए। हालांकि उसका कितना इफेक्टिवनेस है वो तो देखा जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है इन सब्सिडरी ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। लेकिन वहां पर जो लीच है वो मेडिसिनल लीच है, मतलब उसको अच्छे से रखा जाता है। नॉर्मली ऐसे किसी भी लीच को उठाकर लीच थेरेपी अगर हम देंगे तो लीच के अंदर हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वायरस प्रेजेंट हो, जो कि ट्रांसमिट हो सकता है पेशेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं किया जाता, वो मेडिसिनल लीच होते हैं। तो वो भी एक टाइप का पैरासिटिज्म ही है कि वो ब्लड सक कर रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म से। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का तो खून चला गया, जो बेचारा ने इतने मेहनत से खा पी कर बनाया था, लेकिन उसके बदले में जो लीच है उसको तो फ्री में खाना मिल गया। राउंड वॉर्म होते हैं, टेप वॉर्म होते हैं, लंबे लंबे वॉर्म होते हैं एक्चुअली में, जैसे अर्थ वॉर्म होता है ना, वैसे ही वॉर्म के शेप के ये सारे वॉर्म होते हैं जो आदमी के पेट के अंदर आ जाता है। और पेट के अंदर कभी कभी तो ऐसा देखा गया है केसेस में कि किसी को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फिर जब उसको कट करके सर्जरी खोलकर देखा गया तो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन उनका वॉर्म से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अंदर जो है चाइनीज नूडल्स रखे हुए हैं, इतने सारे वॉर्म जो है एक दूसरे में इंटरट्वाइंड है। तो ये सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये एंट्री कैसे लेते हैं हमारे बॉडी में, कैसे ये फिर आगे डेवलप होते हैं, फिजियोलॉजी कैसी है, वो तो आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिबिट करते हैं। तो समझ आ गया आपको व्हाट इज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि किसका एग्जांपल है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप an organism ingests other organisms, an organism ingests other organisms, वो अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, completely और wholly inside its own body and then digests it, कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल कोई मीट ले लूं, अगर मैं मीट का पीस ले लूं तो एक एनिमल का एग्जांपल है, और अगर मैं एक भाजी ले लूं, कोई वेजिटेबल ले लूं तो एक प्लांट का एग्जांपल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे के पूरे प्लांट को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर अपने बॉडी में ले जाकर उसका डाइजेशन करवाते हैं, बाद में उसमें से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कहा ही जाता है, क्योंकि दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसे होलोजोइक कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड यूज होता है होलली, या तो पूरा होल ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट कर लिया, या तो कंप्लीटली पूरे ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट कर लिया अपने बॉडी के अंदर, और फिर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर ही कैरी आउट होता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये जो है हम खुद करते हैं, हम भी तो ऐसा ही खाना खाते हैं ना, कि पूरा का पूरा रोटी जो है हमने अपने मुंह के अंदर डाल दिया, पूरा का पूरा ब्रेड हमने हमारे मुंह के अंदर डाल दिया, बाद में अंदर जाके पेट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। सो हम जो है वो इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। सो फटाफट हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? हाँ, ये याद रखना कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन
कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो है जो अटैक कर रहा है और होस्ट ऑर्गेनिज्म वो है जो अटैक झेल रहा है। चलो फटाफट, होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस, हम इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर एनिमल्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हर्बीवोर्स हो सकते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। कार्निवोर्स हो सकते हैं जो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। ओमनीवोरस हो सकते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आगे हमने डेफिनेशन लिखा था। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि पूरा का पूरा एनिमल या पूरा का पूरा प्लांट अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। तीसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं हम फटाफट। सेप्रोफाइट में एन ऑर्गेनिज्म इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही आपका, एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल पर फीड करता है एंड डाइजेस्ट इट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसमें जो डाइजेशन है वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक तो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड कर रहा है, दूसरा ये डाइजेशन बाहर ही करवा देता है, और फिर जो भी चीजें डाइजेस्ट होने के बाद, डाइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ मटेरियल। तो क्या करेगा कि जिस भी डेड प्लांट और एनिमल पर वो फीड कर रहा है वो बाहर ही बाहर उनका डाइजेशन करवा देगा, और जो भी चीजें उस डाइजेशन होने के बाद बनी है उन चीजों का एब्जॉर्प्शन फिर वो अपने बॉडी में कर लेगा। सो सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक में फर्क क्या है कि होलोजोइक में जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है हमारा, पहले हमने खाना खा लिया ह्यूमंस ने, फिर अंदर डाइजेशन हुआ। सेप्रोफाइटिक में क्या हो रहा है कि डाइजेशन बाहर ही हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बाद में वो कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स काफी सिंपल है। डीकंपोजर्स, ठीक है, कोई भी बॉडी या कोई भी प्लांट जब डेड हो जाता है तो उसके ऊपर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, काफी दिन बाद जो है वो गायब हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई पत्ता टूटकर गिरा है, सूखा हुआ पत्ता जो कि डेड हो चुका है, वो टूटकर गिर जाता है नीचे प्लांट से, ट्री से, और कुछ दिनों बाद जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, वो पूरा गायब ही हो जाता है उस जगह से। तो एक्चुअली में हुआ क्या उसके साथ? उसके साथ कुछ डीकंपोजर्स है जिन्होंने उसका डाइजेशन कर दिया कंप्लीटली। तो वो डीकंपोजर जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, मेजोरिटी जो बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक में थे जो हमने एग्जांपल देखे। तो बैक्टीरियाज हो गए, फंगाई हो गए कुछ जो डीकंपोजर्स का काम करते हैं, ब्रेड मोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो आपको समझ आया। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, जिसके फर्दर 3 टाइप है, पैरासिटिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या हमें याद रखना है कि पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के 2 पार्ट होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और एक पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म वो है जो होस्ट को अटैक कर रहा है और होस्ट जो है उसमें हार्म्ड होता है, और पैरासिटिज्म के थ्रू जो पैरासाइट है उसको अपना खाना मिल जाता है। एग्जाम्पल है इसका कस्क्यूटा, जो कि एक प्लांट का एग्जाम्पल है। टिक्स हो गए, लाइस हो गए, ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। लीच हो गया, जो कि हम देख ही चुके हैं लीच क्या होता है। राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म, ये टाइप ऑफ वॉर्म्स हैं जो किसी भी एनिमल को या किसी भी ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक से याद होना चाहिए कि वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर रहा है या पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहा है। अपने बॉडी के अंदर लाने के बाद वो फिर उसका डाइजेशन करता है और बाद में चीजें जो है उससे एब्जॉर्ब होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हम ह्यूमंस जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। एनिमल्स इसमें आते हैं जो कि हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं या कि ओमनीवोरस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। और तीसरा एग्जाम्पल होता है हेटरोट्रॉफिक का, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स पर फीड करता है और वो जो डाइजेशन है उस बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेशन कंप्लीट करवा देता है। बाद में जो चीजें बनती हैं उसे वो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जांपल है डीकंपोजर्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ब्रेड मोल्ड्स एक्सेट्रा। इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट।
अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे फोटोज आपको दिख रहे होंगे। हमें क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट कर रहे हैं वो हमको बताना है। तो चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है हमें, प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी गुड, ये अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। दूसरा यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एल्गे दिख रहा है, ठीक है, काई है ना, ये किसी भी तालाब में बहुत सारे ऐसे काई रच जाते हैं हरे हरे, जिसमें अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो फिसलोगे, 2 दांत टूट जाएंगे अलग। तो ये एल्गे जो है ये भी एग्जाम्पल किसका है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, मैं ऑटो लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तीसरा यहाँ पर हमें एक बैक्टीरिया दिख रहा है, ठीक है, ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये एक बैक्टीरिया का शेप है, जो हमने डिस्कस किया था ना, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि एल्गे नहीं है एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है। तो ये उसी बैक्टीरिया का फोटो है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ये किसका फोटो है, ये तो मशरूम का फोटो है सर, मारियो याद आ गया इसको देखकर, याद है ना मारियो, बचपन में खेला करते थे तो मारियो ऐसा मशरूम में से निकलता था, मशरूम्स का पूरा वो गेम का सेटअप था। तो ये मशरूम एक्चुअली में किस चीज के एग्जांपल होते हैं, मशरूम एक्चुअली में होते हैं फंगस, ये जो है एक फंगई है और ये आता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइटिक। तो यहाँ पे मैं सेप्रो लिखता हूँ और अगर मोटा मोटी लिखना हो तो वो हेट्रोट्रॉफिक है, ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफिक है। फिर ये है एक चीता है, ये जिराफ है, ये हम है खुद एक इंसान है जिनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। तो ये सारे क्या है, एनिमल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। सो एनिमल्स क्या दिखाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिबिट करेंगे। वो हेट्रोट्रॉफिक में फिर तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, डिपेंडिंग कि वो किस पे फीड कर रहे हैं। ये जो है एग्जाम्पल देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, ये है कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म का, ठीक है, इट इज अ पैरासाइट, तो ये कस्क्यूटा है। ये टिक्स है, ठीक है, टिक्स ये भी किसके एग्जाम्पल है, पैरासाइट के ही एग्जाम्पल है, टिक इज ऑल्सो अ पैरासाइट। ये क्या है, एक वॉर्म है, ये फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, फ्लैट वॉर्म भी किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी एक पैरासाइट है। एंड फिर ये है हमारा लीच, लीच भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी सिमिलरली पैरासाइट का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, सो यहां से हमें क्लियर हो गया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक फुल क्वेश्चन भी हो सकता है और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। सो ऑटोट्रॉफिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें कहा जाता है, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, वो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद बनाने का मतलब क्या है, खाना खुद बनाने का मतलब है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और फोटोसिंथेसिस जो है वो हमें पता है कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो उसका मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस जिस वर्ड का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, यानी कि टू सिंथेसाइज समथिंग। तो फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट की मदद से किसी चीज का सिंथेसिस करना, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सनलाइट है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू कुछ एनर्जी का सिंथेसिस यहाँ पर हुआ है, तो ये मोटा मोटा मतलब होता है फोटोसिंथेसिस वर्ड का। ये भी एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड से आया हुआ है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन होता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट। तो जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसके मदद से, सनलाइट की मदद से, ठीक है। तो हमारे धरती पर जितनी भी एनर्जी की सोर्स है ना, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, ठीक है। हमको भी जो एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट से ही मिल रही है। कैसे, धूप में खड़े होकर नहीं, हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, वो सब चीज कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक है। जो एनिमल प्रोडक्ट पर भी हम डिपेंडेंट है, वो एनिमल एक्चुअली किस पर डिपेंडेंट है, वो भी प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। और प्लांट कहाँ से एनर्जी ले रहा है, सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, वही तो वर्ड हुआ ना फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सबसे ऊपर कौन बैठा है, तो सन बैठा है। तो एवरीथिंग, एवरी एनर्जी इन द अर्थ इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। तो सन का भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो ये है हमारा रिएक्शन, जो कि आगे हमको याद भी करना है और मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिएक्शन बना कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और इनका कुछ एक बैलेंस रिएक्शन होता है जो कि आगे हम देखेंगे कैसे हुआ। अब कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस को एग्जिबिट करते हैं, हमने एग्जाम्पल्स लिखा था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है माइक्रो एल्गे, माइक्रो का मतलब छोटा और एल्गे का मतलब काई, तो बहुत छोटे छोटे ऐसे माइक्रो एल्गे होते हैं। दे आर द प्राइमरी
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ एंड दे ऑल्सो फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। एक्चुअली क्या होता है, ये 50% से ज्यादा हमारे अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ये एल्गे ही करते हैं। ये जो ओशियंस वगैरह पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेक वगैरह में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो ये एल्गे जो है दे आर वंस हु डू फोटोसिंथेसिस। आगे जो प्लांट्स जो है हम तो जानते ही हैं कि दे आर द प्राइमरी टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सस्टेनिंग लाइफ एंड रेगुलेटिंग द क्लाइमेट। प्लांट जो है उसको बचाओ, कि प्लांट्स को हम बचाएंगे तभी जो है हम अपने धरती को बचाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपने नारे सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे स्लोगन सुने होंगे। तो प्लांट्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फिर माइक्रो एल्गे, माइक्रो एल्गे मतलब छोटे एल्गे, माइक्रो एल्गे मतलब थोड़े से बड़े एल्गे। दे हैबिटेट एंड फूड फॉर वेरियस मरीन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन इकोलॉजिकल बैलेंस। और फिर कुछ बैक्टीरिया जो हमने डिस्कस किए थे, सम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बीइंग एसेंशियल फॉर द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये एग्जिबिट करते हैं। आगे हम देखें कि प्लांट्स को एक्चुअली में चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए। जैसे हर चीज़ों को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉटन शर्ट के एग्जांपल से, कि वहाँ पे कॉटन एक रॉ मटेरियल था शर्ट का प्रोडक्शन करवाने के लिए। वैसे ही अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है तो प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे ना नेचर से। तो वो रॉ मटेरियल एक्चुअली क्या है, तो 4 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं। सबसे पहला है सनलाइट विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर जो कि है पानी, जो कि एक हर प्लांट को चाहिए जिंदा रहने के लिए। फिर है क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो हर प्लांट में पाया जाता है। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है जिसे वो एटमॉस्फेयर से एक्वायर करता है। ये सब चीजों का क्या मतलब है, सनलाइट जो है उसका जरूरत क्या है, सनलाइट सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट। कि जो प्लांट को एनर्जी चाहिए वो सनलाइट से ही मिलती है। उसका यूज क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा फटाफट। वाटर क्यों चाहिए उसको, सो प्लांट्स नीड वाटर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम इट। वाटर का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O फॉर्मूला होता है। तो H2O फॉर्मूला है तो वहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो वहां से वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है प्लांट। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट एंड हेल्प्स टर्न इनटू फूड। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है और उसको फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। सो एक्चुअली इट इज लाइक अ सोलर पैनल। जो हम अपने घर पर सोलर पैनल लगाते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करता है, उससे लाइट एनर्जी बनाता है, वैसे ही प्लांट्स के पास अपना चलता फिरता सोलर पैनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इट इज वेरी एसेंशियल टू कैप्चर द सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, सो प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एनर्जी सोर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी नरिशिंग द प्लांट्स एंड इनिशिएटिंग फूड वेब ऑन द अर्थ। अगर प्लांट्स जो है वो खाना बनाएंगे ही नहीं तो फिर आगे जो है फूड चेन कंटिन्यू होगा ही नहीं। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, वो हम क्लास 10 के सिलेबस में ही पढ़ेंगे। अभी आप समझिए कि जैसे फूड प्लांट्स के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई और एनिमल डिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर कोई और एनिमल डिपेंडेंट होगा। तो अगर सबसे पहला प्लांट को ही हटा दिया जाए तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट था वो गायब हो जाएगा। अब उसके ऊपर जो डिपेंडेंट था वो गायब हो जाएगा, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट था वो गायब हो जाएगा। तो ऐसे करते करते एक पूरा चेन होता है। तो अगर किसी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ही निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है कि एनर्जी सोर्स जो है वो प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी सोर्स क्यों हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। आपको पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन आता कहां से उनके पास, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है जो वो फिर एटमॉस्फेयर में लिबरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम सांस ले रहे हैं अपने पास। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स रिलीज द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट sustaining the respiration of most living beings and enriching the atmosphere with this gas। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन। तो फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड एडिंग इन द क्लाइमेट चेंज कंट्रोल एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 7th क्लास 8th में। क्या होता है उसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करता है, जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे धरती से बाहर जानी चाहिए थी उसको वापस से एब्जॉर्ब करके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है हमारे धरती में, जिसकी वजह से हमारे धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी हम कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पिछले स्लाइड में कि प्लांट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अगर वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल ही तो कर रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लांट्स जो है और उसमें जो चलता हुआ फोटोसिंथेसिस है उसके इतने सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके,
अब हम देखते हैं कि थियोरेटिकल हमको क्या लिखना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम समझ तो गए हैं ऑब्वियसली, अब अगर आंसर राइटिंग करना हो तो हम किस हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, टू सिंथेसाइज समथिंग। फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करवाता है लाइट एनर्जी का मदद करके। तो वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी वो एंड प्रोडक्ट बना रहा है फोटोसिंथेसिस का, वो एक केमिकल है, तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, कि फोटोसिंथेसिस करने के दौरान कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जो हमने डिस्कस किया अभी चार, फटाफट हम लिख लेते हैं कि क्या वो चार रॉ मटेरियल है। सबसे पहला रॉ मटेरियल तो वाटर है, ऑब्वियसली वाटर चाहिए प्लांट को। सनलाइट है, ठीक है, धूप चाहिए प्लांट को, अदरवाइज वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो फॉर्मूला होता है उसका, वो चाहिए प्लांट को। एंड देन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल तो प्लांट के पास होता ही है इनबिल्ट। अब हम देखते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये सब चीजें उसे मिलती कहां से। तो वाटर जो है उसको सॉइल से मिलता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। और क्यों चाहिए होता है उसको, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, उसको वाटर में से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर को स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब यहां से जो ऑक्सीजन है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ बाइंड है, उसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन सेपरेट चाहिए तो मुझे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने पड़ेंगे। वो कैसे ब्रेक होगा हम देखते हैं, वो ब्रेक होगा सनलाइट की मदद से, ठीक है। सनलाइट मिल कहाँ रहा है, ऑब्वियसली सन से मिल रहा है सनलाइट। और उसका यूज क्या है, क्या जरूरत है उसको बनाने के लिए, तो सनलाइट चाहिए टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल जो है उसको स्प्लिट करने के लिए सनलाइट की बहुत ही जरूरत होती है। तो ये जो H2O का बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए सनलाइट चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो जाएगा और फिर वो ऑक्सीजन को प्लांट जो है वो यूज कर सकता है इन द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, इतनी बात क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहां से मिल रहा है, उसको एटमोस्फेयर से मिल रहा है। वेट अ मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, एटमोस्फेयर से मिल रहा है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या चाहिए प्लांट को, कार्बन चाहिए, ठीक है। सो इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ कार्बन, C चाहिए उसको। क्लोरोफिल जो है वो इनबिल्ट होता है, प्लांट के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल, इनबिल्ट इन द प्लांट्स। ये कहीं से मिल नहीं रहा है उसको, ये प्लांट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। ऑलरेडी प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के ही होते हैं। और ये क्या कर रहा है प्लांट्स में, ये कैप्चर करता है सनलाइट को, इट कैप्चर्स द सनलाइट। तो सनलाइट की एनर्जी को ये कैप्चर करता है क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है। अब देखो समझो एक चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कि एक्चुअली में कोई एंड प्रोडक्ट बनने वाला है। तो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा उसको बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। और वो एंड प्रोडक्ट क्या है, तो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज आपने सुना होगा ना कि ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा रहे हैं किसी को, कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसे ग्लूकोज देना पड़ता है। जो हम पार्ले जी की बिस्किट खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, जितना भी हम शक्कर खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज होता है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी उसमें से ग्लूकोज निकालती है। तो ये ग्लूकोज जो वर्ड है वो ग्लूकोज बनाने का काम जो है वो प्लांट का काम होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जब खत्म हो जाता है तो एंड में जो बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करेगा उसका नाम होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही होता है C6H12O6। उसमें कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये एंड प्रोडक्ट है तो ये एंड प्रोडक्ट में हमको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको को 6 एटम चाहिए कार्बन के, 12 एटम चाहिए मुझे हाइड्रोजन के, और 6 एटम चाहिए मुझे ऑक्सीजन के। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये मुझे चाहिए होगा ना कहीं से। तो कार्बन जो है वो कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिल रहा है, वो वाटर से मिल रहा है मुझे। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से मिल रहा है, वो वाटर से मिल रहा है मुझे। सनलाइट का क्या काम है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डेड के फॉर्म में, तो वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो सनलाइट का
काम होता है उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना। और क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल एक्ट्स लाइक अ सोलर पैनल। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा प्लांट में तो सनलाइट को कैप्चर कैसे करेगा? जैसे हमने कस्क्यूटा का एग्जांपल देखा था पैरासिटिज्म में। कस्क्यूटा भी तो है वो प्लांट ही है, मगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो येलो कलर का प्लांट था। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का प्लांट्स में पाया जाता है। तो उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर सकता। भले उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, भले उसके पास वाटर हो, भले उसके पास सनलाइट हो, लेकिन अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो पैरासिटिज्म एग्जिबिट करता है। अब ये चारों में से अगर कोई एक भी चीज एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सनलाइट नहीं है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रात के दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं होता। खाना जो है प्लांट वो तभी बनाता है जब दिन हो, जब सूरज उगा हो, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही हो, तभी फोटोसिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है प्लांट को तब भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर क्लोरोफिल नहीं है उसके बॉडी में जैसे कि कस्क्यूटा में तब भी वो नहीं कर सकता। अगर वाटर ही नहीं है प्लांट के पास तो वाटर तो एसेंशियल होता है, फोटोसिंथेसिस तो दूर की बात है, एक तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा अगर वो प्लांट के पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए टू सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो जो कंपाउंड चाहिए होता है वो सारे कंपाउंड उसको रॉ मटेरियल्स में से मिल जाते हैं। और अगर इन चारों में से कोई एक भी रॉ मटेरियल बहुत कम मात्रा में है या तो एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसे कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं उसे हम कहते हैं इवेंट्स। तो 3 मेन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। देखते हैं हम क्या क्या है वो प्रोसेसेस। सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले जो लाइट एनर्जी सन से आ रही है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कौन करेगा ये एब्जॉर्प्शन? क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी आई है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कैसे होगा ये? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O लिख देता हूं मैं, इनटू किन किन चीजों में ये टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन में टूटेगा, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ये टूट जाएगा, ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के दौरान कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी। ये दूसरा इवेंट है। तीसरा इवेंट जो है उसमें होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर से, CO2, उसका रिडक्शन होगा और वो कन्वर्ट होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये वही कार्बोहाइड्रेट है जो हमने ग्लूकोज देखा था। ग्लूकोज इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो हमने डेफिनेशन में लिखा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 3 मेन इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द क्लोरोफिल। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकंड प्रोसेस क्या होगा? सेकंड इवेंट क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हाउ? बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। स्प्लिट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल किस किस में टूटेंगे? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन के एटम्स में और ऑक्सीजन के एटम में टूट जाएंगे। तो ये सेकंड इवेंट है, कन्वर्जन of light energy into chemical energy by splitting of the water molecules into hydrogen and oxygen atoms। और तीसरा क्या होगा? तीसरे इवेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया था उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स ही वो फूड मटेरियल है जो प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है, बीइंग अ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हम देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किस तरीके से टेक्स प्लेस होता है, हमने थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया था रिएक्शन के बारे में। नाउ वी हैव टू राइट दैट रिएक्शन। तो एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो लेफ्ट साइड होता है उसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो चीजें रिएक्ट करेगी। तो ये रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का जो है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। ये 2 रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और बीच में एक एरो होगा जो कि बताता है कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड कर रहा है, किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट होता है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा और क्लोरोफिल। ये 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर टेकिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे और ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
एंड ये बनाएंगे अपने साथ में कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एंड साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये जो रिएक्शन है आपको पता है कि ये बैलेंस नहीं है। रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि रिएक्टेंट्स में जितना मास रिएक्ट हुआ है उतना ही जो है प्रोडक्ट में जाकर उतना ही मास का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि बैलेंस किस हिसाब से होगा। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form 1 molecule of glucose। अब 1 जो है वो लिखना जरूरी नहीं होता, अगर किसी मॉलिक्यूल का आगे कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल है। एंड फॉर्म्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस का कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एक्चुअली में मेन प्रोडक्ट होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर ही क्यों रहा था, तो वो कर रहा था टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है वो मेन प्रोडक्ट होता है। ये जो दो चीजें हैं हमारी ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि मेन प्रोडक्ट के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जो प्लांट्स को इतना नेसेसरी नहीं है, इतनी नेसेसिटी नहीं है, और प्लांट्स जो है वो उसको लिबरेट कर देता है एटमोस्फियर में। जैसे कि प्लांट्स के प्रोसेस में यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर बना, तो प्लांट्स इसको अपने एटमोस्फियर में लिबरेट कर देगा, उसको कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। और ये वही ऑक्सीजन है जो बाद में एनिमल्स और हम ह्यूमंस जो है वो रिस्पायर करते हैं, हम ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन इसी को यूज करते हैं। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं फटाफट। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये वाटर है, 12 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इट फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड ये ऑक्सीजन है हमारा गैशियस के फॉर्म में जो कि बाहर निकल जाएगा, और ये वाटर के मॉलिक्यूल है 6 जो कि अगेन बाहर निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर रात को उठाकर भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस रिएक्शन अलोंग विद द बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हालांकि ये 1 स्टेप प्रोसेस नहीं होता, इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। पूरा ग्लाइकोलाइसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर उसमें से एनर्जी बनती है, तो काफी सारा इसमें पूरा स्टेप होता है। और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया है कि मोटा मोटी रिएक्शन जो होता है वो इस तरीके से जो प्रोसीड होता है फोटोसिंथेसिस में। अब यहां तक चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जो कि डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि डेजर्ट में भी काफी सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। अब वो प्लांट्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, लेकिन आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के दौरान स्टोमेटा ओपन रहता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब होगा तो साथ ही साथ उस स्टोमेटा से वाटर का भी लॉस होगा, और वाटर लॉस करना जो है वो डेजर्ट वाले प्लांट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक नए तरीके का मैकेनिज्म अडेप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, रात के दौरान अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। काफी स्मार्ट होते हैं वो। और रात में क्या होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा उतना ज्यादा, क्योंकि बाहर जो है वो ठंडा है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वाटर लॉस नहीं होगा और प्लांट जो है अपना मिनिमल रिस्क से अपना फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। फिर जैसे ही दिन का टाइम आएगा, दोबारा से सनलाइट जैसे ही ऊपर आएगी, तो अगेन जो है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कंटिन्यू होगा और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उसमें सुबह के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में रात के टाइम स्टोमेटा ओपन होता है। तो फटाफट इसे हम लिख लेते हैं थियरी के फॉर्म में। इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ठीक है, तो ज्यादा पानी लॉस ना हो इसलिए स्टोमेटा जो है वो डे टाइम पे बंद रहता है। इन डेजर्ट प्लांट्स दे ओपन स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द वाटर। ठीक है, इन दिस वे दे कैन मैनेज photosynthesis with no water loss। ठीक है, ज्यादा पानी नहीं होता इनका लॉस,
थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, लेकिन वो अपना मिनिमम जो है वाटर लॉस करने के दौरान अपना फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज ड्यूरिंग द डे टाइम एज नॉर्मल। फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है और डे टाइम में उनको सनलाइट भी मिलेगा। ठीक है, मगर डे टाइम में क्या होता है, उनका स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो वाटर लॉस उनका नहीं होता, मिनिमम वाटर लॉस होता है। अब ये जो पाथवे है इसका एक स्पेशल नेम होता है, अगर याद करना है आपको तो आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में नहीं है, जरूरी भी नहीं है। इसे बोला जाता है CAM पाथवे। ये जो एक स्पेशल सा पाथवे लिया है ना इन लोगों ने, उसका एक नाम भी स्पेशल होता है और उसे कहा जाता है CAM पाथवे। अगर आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। कैशवेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे बोला जाता है, जो कि डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलता है, और वो इस तरीके से अपना वाटर लॉस को मिनिमाइज करके अपना पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। ठीक है, ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप में रखो और अगर उसके आप हर लेयर को देखने की कोशिश करो तो कौन से लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सके। अगर नहीं भी पूछा जाने वाला हो तो हमें पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि लीफ की अगर हम बात करें तो उसमें कौन से लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर की तरफ ये जो टॉप मोस्ट लेयर है जो ऐसे कर्व किया हुआ है, उसका नाम होता है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है, लीफ में दो सरफेस होते हैं, अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स जैसा लेयर होता है, एक वाटर प्रूफ लेयर होता है, जो कि जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। उसके नीचे ही जस्ट प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस, और जैसे अपर एपिडर्मिस है वैसे ही नीचे की तरफ होता है लोअर एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस है और सबसे नीचे पे लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के ये जो लेयर्स हैं उन्हें बोला जाता है मीजोफिल लेयर। ठीक है, सो लीफ में एक्चुअली वो साइट है लीफ प्लांट का जहां पर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। हमें पता है कि लीफ ही जो है वो ग्रीन पार्ट है प्लांट का। छोटे सा प्लांट जो होता है उसमें स्टेम भी कभी कभार ग्रीन होते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा वो ट्री बन चुका है तो बाकी सारा प्लांट जो है वो तो हार्ड हो चुका होगा, ब्लैक हो चुका होगा, ब्राउन हो चुका होगा। सिर्फ लीफ ही ऐसे पार्ट बचते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लीफ में भी हमें पता होना चाहिए कि कहां पर जो है एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, तो वो जगह का नाम है मीजोफिल। ठीक है, मीजोफिल मैक्सिमम एरिया है लीफ का जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। और मीजोफिल है क्या, तो वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का लेयर है मीजोफिल। ठीक है, और फिर साथ में अगर हम देखें तो बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड करके, तो क्लोरोफिल वाला जो पिगमेंट होता है हमारा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसके बीच में कुछ पेलिसेड सेल्स होते हैं, कुछ पॉन्जी मीजोफिल होता है, गार्ड सेल्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं, जो आपने पढ़ा है नाइन्थ स्टैंडर्ड में कि स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है विच इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक लीफ के क्रॉस सेक्शन में पाई जाती है और ये सब चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कुछ एक्सपेरिमेंट्स की जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स देने का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि किस हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए। हमने देखा था कि चारों चीजों में से अगर कोई एक भी चीजें एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो ये चारों चीजों का होना जरूरी है, या किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो किसी ना किसी टाइम पर प्रूफ किया होगा, और प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज की मदद ली होगी। उसी को दिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आइए समझते हैं उन्हें हम ध्यान से। एक्टिविटी 5.1 में ये क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे आप ये लीफ को देख सकते हो, इस लीफ का कोई एक कलर नहीं है। जो नॉर्मली लीफ होते हैं वो पूरा यूनिफॉर्मली सिंगल कलर के होंगे, या तो ग्रीन कलर के होंगे या तो जिस भी कलर का वो लीफ है वो यूनिफॉर्म होगा पूरे उसके सरफेस पर। लेकिन अगर कभी कभी कोई लीफ ऐसे होते हैं, अगर उस प्लांट में कोई डिजीज कंडीशन हो, कुछ बीमारी हो उस प्लांट में, या तो वो लीफ जेनेटिकली ऐसा ही हो कि वो वेरीगेटेड कलर हो, मतलब उसमें पैचेस हो बहुत सारे अलग अलग कलर के, कि ग्रीन कलर का लीफ है लेकिन पूरा यूनिफॉर्म ग्रीन नहीं है, कहीं कहीं पर ब्लैक कलर के, येलो कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस प्रेजेंट है, तो उसे वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। वैसा हमको एक प्लांट लेना है। Keep the plant in dark room for 3 days so that all the starch is getting used up। तो उस प्लांट को हमको 3 दिन तक के लिए डार्क रूम में रखना है ताकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च था वो यूज हो जाए। स्टार्च क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जो ग्लूकोज है उसका प्रोडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, तो प्लांट उस ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं स्टोर करता, वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है, जो थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड फॉर्म है। ग्लूकोज जो है वो थोड़ा सिंपलर स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च थोड़ा सा लंबा चेन होता है, पॉलीमर होता है। तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है और स्टार्च को स्टोर किया जाता है प्लांट के अंदर। तो अगर हम किसी प्लांट को
डार्क रूम में रख देंगे 3 दिन के लिए, तो उसमें जितना भी स्टार्च है वो सारा का सारा स्टार्च जो है वो यूज अप हो जाएगा। नाउ वी हैव टू कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। उसके बाद क्या करना है, 3 दिनों के बाद उस प्लांट को हमें 6 घंटे के लिए धूप में रख देना है। तो धूप में रखने से क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। Pluck a leaf from the plant and mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper। अब हमें क्या करना है, एक लीफ को प्लग करना है, एक लीफ को तोड़ना है उसमें से, और एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख के हमें वो चीजें मार्क करनी है जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया है। इन चीजों को हमें मार्क करके रखना है, बाद में हमें उसका काम आएगा। Now what we have to do, dip the leaf in a boiling water for few minutes and after this immerse it into a beaker containing an alcohol। उस लीफ को हमें बॉइलिंग वाटर में डिप करना है और थोड़े देर बाद हमें एक ऐसे बीकर में उसको डिप करना है जिसके अंदर अल्कोहल का प्रेजेंस हो। ठीक है, अब अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल वो वाला अल्कोहल नहीं, ठीक है, ये अल्कोहल लेबोरेटरी वाला अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या करेगा, इट इज अ डीकलराइजिंग एजेंट। वो क्या करता है कि ये सारे के सारे कलर्स को, जितने भी पिगमेंट प्रेजेंट है लीफ के अंदर, उन सारे पिगमेंट्स को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और वो लीफ को कलरलेस बना देता है। सो व्हाट दिस अल्कोहल विल डू, carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil। अल्कोहल को हमें बॉयल कर देना है। What will happen to the color of the leaf, तो लीफ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम प्लास्टिक की थैली की तरह, आपको ट्रांसपेरेंट थैली की तरह दिखेगा, उसमें कोई कलर नहीं मिलेगा आपको, सारा कलर जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो चुका है। एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होगा, तो एकदम गंदा सा ग्रीन कलर का गटर के पानी जैसा आपको सॉल्यूशन दिखेगा। वो सारा कलर कहाँ से आया है, वो लीफ में से आया है, सारे पिगमेंट है वो। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब हमें क्या करना है, वो जो ट्रांसपेरेंट वाला लीफ है हमारा, उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है, या तो आयोडीन सॉल्यूशन के छोटे मोटे ड्रॉप्स हम उस ट्रांसपेरेंट लीफ पर डाल सकते हैं। अब आपने कभी सुना होगा आयोडीन टेस्ट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करने के लिए या स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टार्च प्रेजेंट होगा, उस पर अगर आप थोड़े बहुत बूंद आयोडीन के डालो तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, डार्क ब्लू कलर में उसमें चेंज आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा डार्क ब्लू कलर में आपको चेंजेस दिख रहे हैं। तो आयोडीन क्या करता है, वो स्टार्च पॉजिटिव है या स्टार्च नेगेटिव है वो टेस्ट करने में मदद करता है। अब हम क्या करेंगे, जो लीफ हमने निकाला है बॉइलिंग अल्कोहल से, जो कि अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उसके ऊपर कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे। अब जहां जहां पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां वहां पर हमको स्टार्च टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां वहां पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और जहां जहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट था, ये सारी जगह पर, वहां पर कोई भी स्टार्च हमको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे जो कलर है वो एज इट इज रहेगा, और जहां पर स्टार्च प्रेजेंट था वहां पे डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। यहां से क्या प्रूफ होता है कि जो लीफ था उसमें जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थे, सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस हुआ और वहीं पर स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है आयोडीन डालने के बाद। और जहां जहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट था वो जगहों पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और वहां पर स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ, और वो जो है स्टार्च नेगेटिव टेस्ट दे रहा है आयोडीन डालने के बाद। तो इससे ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज वेरी एसेंशियल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी है हमारी 5.2। यहां पर ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये क्या कह रहे हैं, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो हमको 2 ऐसे प्लांट लेने हैं जो कि हेल्दी हो, उनमें कोई बीमारी नहीं हो, जैसे कि वेरीगेटेड लीफ वगैरह ना हो, हेल्दी प्लांट हो, और दोनों के ऑलमोस्ट सेम साइज होने चाहिए। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। अब इसको हमको एक डार्क रूम में रखना है 3 दिनों के लिए। सेम कंडीशन होगा, सारा का सारा स्टार्च जो है वो यूज अप हो जाएगा, और अब ये जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मजबूर हो जाएगा। नाउ प्लेस ईच ऑफ द प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स एंड प्लेस द वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ द प्लांट्स। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ ये फटाफट। हमें क्या करना है कि 2 हमको ग्लास जार लेने हैं, इसे जो है बेल जार बोला जाता है, बेल जार, बेल वही घंटी, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली नाम ही होता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लिखना हो तो आप टेक्स्ट बुक में वहां साइड में लिख सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज बेल जार एक्सपेरिमेंट। एंड सिमिलरली इसके पहले वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसे बोला जाता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और इस वाले को बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि दोनों प्लांट्स को हमको एक जार से ढक देना है, ऊपर कांच का ये जार होगा, उससे क्या होगा कि हम सेपरेट कर देंगे उसको, आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को। और क्या करना होता है, नीचे में थोड़ा वैसलीन से इसको सील भी कर देना होता है, ताकि कोई एयर जो है उसका लीकेज ना हो, कोई एयर नीचे से घुस ना पाए, तो वैसलीन से हम इसे सील कर देते हैं। इसके बाद व्हाट वी डू, हम एक डिश रखते हैं, एक जार के अंदर हम एक डिश रखते हैं, उस डिश के अंदर प्रेजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ही हाईली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, ये वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब जब हमने ये बेल जार रखा था, एक्चुअली में हुआ क्या कि इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ये वाले जार में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, एंड सिमिलरली सेकंड वाला जो जार है इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा काफी सारा। लेकिन क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही ज्यादा, इसके अंदर से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गायब होगा, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस विल नॉट कैरी आउट प्रॉपरली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। फिर सिमिलरली हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़े टाइम बाद इसमें से एक लीफ तोड़ेंगे, इसमें से एक लीफ तोड़ेंगे, दोनों को हम बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर से निकाल के बॉइलिंग अल्कोहल में डालेंगे, उससे वो लीफ जो है वो डिसकलर हो जाएगा। फिर दोनों लीफ में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये वाला जो लीफ है वो ब्लू कलर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, तो कोई स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ। और ये वाला लीफ जो है उसने ब्लू कलर या स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट दे दिया, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्ली कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर सब कुछ प्रेजेंट था। अब हाँ, इसको हमने बाहर रखा है तो सनलाइट इसको मिल रहा है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये दो एक्सपेरिमेंट से आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो ये बताता है कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो आपको उसका जवाब देना है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये पूछा जाए कि विच एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको जवाब देना है बेल जार एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको उसको एक्सप्लेन करने को कहा जाए, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन करना है। आप होप कि आप समझ गए होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, हमें पता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो हमने प्रूफ भी कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब ऐसे ही सनलाइट को भी प्रूफ कर सकते हो, अगर आपको एक्टिविटी में पूछा जाए, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि सनलाइट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप वो भी प्रूफ कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, हमको दो अलग अलग पॉट लेने पड़ेंगे, एक पॉट को आप सनलाइट में रख दो, दूसरे पॉट को आप डार्क रूम में रख दो, और थोड़े 2-3 दिन बाद आप दोनों में से एक एक लीफ लो और सेम एक्सपेरिमेंट करो। तो जो प्लांट डार्क रूम में रखा हुआ था उसमें आपको स्टार्च टेस्ट नहीं मिलेगा, और जो प्लांट आपको सनलाइट में रखा हुआ था पे आपको स्टार्च टेस्ट मिलेगा। और अगर वाटर प्रूफ करना हो तो वो तो जरूरत ही नहीं है, अगर वाटर नहीं मिल रहा है प्लांट को तो ऑलरेडी मर ही जाएगा, फोटोसिंथेसिस तो बाद की बात है। चलिए, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो एक्चुअली में एब्जॉर्ब कैसे करता है फोटोसिंथेसिस करने के दौरान, वो हम देखते हैं। तो आपने 9th में ये ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्टोमेटा के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है 9th में कि स्टोमेटा क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है स्टोमेटा, जो लीफ का अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होता है, जो अभी हमने देखा था क्रॉस सेक्शन, उसमें स्टोमेटा के कुछ पोर्स पाए जाते हैं बहुत सारे, और स्टोमेटा के थ्रू ही जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर स्टोमेटा का डायग्राम देखा जाए तो ये जो बीच वाला आपको होल दिख रहा है, इसे स्टोमेटल पोर कहा जाता है, और यहाँ पर स्टोमेटल पोर के अराउंड सराउंडिंग कुछ किडनी शेप के कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर को गार्ड कर रहे हैं, इसके लिए इनका नाम गार्ड सेल होता है। ये गार्ड सेल जो है, इनके सेल का जो थिकनेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपने पार्टी में वो बलून देखा होगा, लंबे वाले जो बलून आते हैं, उसके अंदर अगर आप हवा भर दो तो बहुत ही लंबे हो जाते हैं, लौकी की तरह, एक रॉड की तरह बहुत ही लंबा सा शेप ले लेते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली ये गार्ड सेल होता है, बस उसमें हवा होती है और गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, देयर इज वाटर फिल्ड इनसाइड द गार्ड सेल। अब आप बोलोगे कि इसका शेप बेंड क्यों हो जाता है सर, तो उसका रीजन है इसका थिकनेस। ठीक है, इसका जो अंदर वाला लेयर होता है उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स आउटर लेयर, तो ये अनयूनिफॉर्म थिकनेस के वजह से उसके सेल में थोड़ा बेंडिंग दिखता है व्हेन वाटर गोज इनसाइड इट। तो गार्ड सेल जो है ये रेगुलेट करता है कि ये स्टोमेटल पोर ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर, तो वो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने की वजह से उसके अंदर का जो स्टोमेटल पोर है इट विल ओपन, और उसके आजू बाजू जो हमको सेल दिख रहे हैं उसको एपिडर्मल सेल कहा जाता है, जो टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। अगर ये स्टोमेटा का पोर क्लोज करना पड़ेगा तो गार्ड सेल विल लूज द वाटर, और जैसे ही वो वाटर को लूज करेंगे गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने की वजह से उनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, वो स्पेस क्लोज हो जाएगा एंड द स्टोमेटा विल क्लोज। इज इट क्लियर? और थोड़ा सा हम टेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। Carbon dioxide is present in the atmosphere and plants are multicellular organism, so they have specialized organs or structure to capture this carbon dioxide. जो plants होते हैं वो एक multicellular organism है, तो उनके पास specialized organs होते हैं, special structure होते हैं जिनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को absorb कर सके। उन structure को बोला जाता है stomata। ठीक है, there are some microscopic tiny pores on the surface of the leaf and these leaves are known as stomata। देखो ये जो stomata word है ना, इसका मतलब होता है stoma like। stoma का मतलब होता है mouth। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो,
स्टोमेटो को अगर आप ऐसे कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, तो यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप की तरह दिखेगा। जैसे हमारे माउथ में होता है, ऊपर अपर लिप होता है, नीचे लोअर लिप होता है, और जब वो अपर लिप और लोअर लिप ओपन होते हैं तो बीच में स्पेस क्रिएट होता है जिसको हम माउथ बोलते हैं, जहाँ से हम खाना खाते हैं। वैसा ही सेम ये स्टोमेटा भी दिख रहा है। तो जैसे कि साइंटिस्ट ने इसे देखा होगा माइक्रोस्कोप में, तो उनको माउथ जैसा स्ट्रक्चर दिखा होगा, तो उससे उन्होंने नाम दे दिया स्टोमा, का मतलब होता है माउथ, एंड माउथ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमाटा का मतलब ये होता है। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटल पोर, एंड स्टोमेटल पोर आर गार्डेड बाय गार्ड सेल ऑब्वियसली, विच आर फिल्ड विथ वाटर व्हेन दे आर टर्जिड. Guard cells regulate the opening and closing of the stomata by regulating the amount of water inside them, and they become loose and close the stomata losing the water. तो ये जो मैकेनिज्म है, जैसा हमने समझाया, जैसा हमने समझा, वैसा ही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है. If you want, you can take a screenshot or you can write these notes in your notebooks, or else you can download. लिंक जो है वो तो दिया ही हुआ है. अब क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, नॉट ओनली थ्रू स्टोमेटा बट ऑल्सो फ्रॉम सम अदर पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे कि कुछ प्लांट्स में स्टेम में भी छोटे छोटे होल होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. उस चीजों को जो है वो स्टोमेटा का नाम नहीं दिया जाता, उसको लेंटिसेल्स कहा जाता है. LENTICELS, लेंटिसेल्स. वैसे ही कुछ प्लांट्स में से रूट बाहर निकलते हैं. ठीक है, जमीन को फाड़ते हुए रूट जो है वो बाहर निकलते हैं, और उन रूट में बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है जिनको, और उससे जो है प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं. ऐसे प्लांट्स आपको जनरली बीच वाले जो एरिया होते हैं वहां पर पाए जाएंगे, ताकि वहां पर रेत को फाड़ के बाहर निकलना रूट्स के लिए बहुत आसान होता है. मैनग्रूव ट्री कहा जाता है, आप सर्च कर सकते हो नेट पर, तो आपको उसके फोटोज मिल जाएंगे. सो ये कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और ये इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन बना था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो भी प्लांट के बाहर निकलता है. इज दैट क्लियर? अगर हम थोड़ा आगे बढ़े इसमें, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ डज प्लांट गेट्स अदर मिनरल्स. अब प्लांट को क्या है कि रॉ मटेरियल तो चाहिए ही उसको, जिसके थ्रू वो अपना फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको कुछ अलग मिनरल्स भी चाहिए होते हैं जो प्लांट्स के बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. जैसे हमारे बॉडी में हमको बहुत सारे विटामिन चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी बॉडी में तो हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे. विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में बोन में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे विटामिन डेफिशिएंसी से डिसीज होता है. अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो हमारे मसल्स जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, मसल्स अकड़ा जाएंगे, स्पाजम्स आ जाएंगे. सोडियम की कमी हो जाएगी तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा. पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो तरह तरीके की बीमारी. तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिसऑर्डर्स कहते हैं इनके हम, और इन्हें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहा जाता है कि किसी मिनरल के डेफिशिएंसी या किसी विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. वैसे ही जो प्लांट बॉडी होता है उनके अंदर भी उन्हें काफी सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और अगर वो नहीं मिल रहे उनको प्रॉपर अमाउंट में तो फिर वो उनमें भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट होता है जो बहुत ही एसेंशियल होता है प्लांट के लिए, क्योंकि जो क्लोरोफिल हम कर रहे हैं वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम का ही होता है. अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं है. वैसे ही जो हमने अभी देखा कि वाटर का इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है गार्ड सेल्स के थ्रू स्टोमेटा में, तो वो पोटेशियम आयन के मदद से होता है. वो जो पूरा पाथवे है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी का अंदर बाहर आने में. तो ये सारे मिनरल्स जो है वो प्लांट को बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, और वो मिनरल्स जो है प्लांट्स मैक्सिमली एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू. अब प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है. नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जैसे अमाइनो एसिड्स बनाना है प्लांट को. आपने सुना होगा कि मम्मी हमें कहती है कि दाल खा लो, दाल सब्जी खा लो, दाल में प्रोटीन होता है, पल्सेस में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है. जो लोग जिम जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, उनको पता होगा कि प्रोटीन का एक चीप ऑल्टरनेटिव सोयाबीन भी होता है. तो प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके स्ट्रक्चर में. तो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को. अब नाइट्रोजन कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? तो आप कहोगे कि एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. सबसे मैक्सिमम नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, मोर देन 70%. मगर प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. उसके लिए एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं प्लांट के रूट में, जो कि उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके. तो वही सब चीजें हम यहां पर देखेंगे. तो फटाफट हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि हाउ डज प्लांट्स गेट अदर मिनरल्स. लेट्स सी. सो इन एडिशन टू raw materials, for photosynthesis,
in addition to raw materials for photosynthesis, plants also require some minerals for proper growth and development. ठीक है, for proper growth and development. इन मिनरल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बस करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल जो है हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। अब प्लांट क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है जिसको हम Fe से लिखते हैं, जिंक है, इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल। इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉइल के थ्रू होता है। नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा सा एक स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू सॉइल। वो भी जो है सॉइल से ही एब्जॉर्ब होता है, तो थोड़ा अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू soil in the form of nitrates and nitrites। ठीक है, नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO2- और नाइट्राइट्स का फॉर्मूला होता है NO3-। ठीक है, सो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपको याद रखना है, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं होते। अब एक स्पेशल पॉइंट आप नोट कर लें नाइट्रोजन के बारे में या किसी भी एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि इन जनरल प्लांट्स प्रिफर टू एब्जॉर्ब मिनरल्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लेवल के ऊपर है, मगर अगर आप समझ जाओ तो बहुत आसानियत होगी कि जनरली जो प्लांट्स है, अगर उसको आप कोई भी मिनरल का सोर्स दो और उसके दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप उसे दो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अगर आप उसको +1 फॉर्म में दो, +2 फॉर्म में दो, तो जो +2 वाला फॉर्म है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर उससे भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसको मिलेगा तो वो उसे वो एब्जॉर्ब करने के लिए प्रीफर करेगा। तो इतनी चीजें जो है वो आपको जनरली याद रहनी चाहिए। क्या सबसे मेन चीज जो है कि प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है, तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा, अगर उसको कोई भी ऑप्शन दिया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, सो प्लांट विल ऑलवेज प्रीफर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर्ड टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो है हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन जो है वो खत्म होता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया प्लांट्स के बारे में कि कैसे उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, प्लांट्स कैसे उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है, और फिर आगे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सब था प्लांट्स का न्यूट्रिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा जो है वो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास मात्र एक ही सेल होता है, और उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है। बायोलॉजी में जो सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है किसी भी बनाने को, तो वो है अमीबा का डायग्राम, बिकॉज इसका कुछ शेप नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड शेप। अब ये जो बीच में है इसका, इट इज नॉट आई, ये इसका कोई आंख नहीं है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। अब अमीबा क्या करता है, अगर उसने एनकाउंटर किया किसी फूड पार्टिकल को, ये एक फूड पार्टिकल है, अब ऑब्वियसली वो फूड पार्टिकल तो देख तो नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास आंख नहीं है, आई नहीं है, इट कैन सेंस द फूड पार्टिकल, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। देन व्हाट हैपेंस, एज वी नो कि अमीबा अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है, वो एक फॉल्स फिंगर लाइक शेप बनाता है। ठीक है, फिंगर तो है नहीं ना उसके पास, फिंगर तो ऑर्गन्स होते हैं, ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये फिंगर जैसा शेप बनाता है अपने सेल के शेप को चेंज करके, और उसको वो हेल्ड कर लेता है, फूड पार्टिकल को वो पकड़ लेता है उस फिंगर के शेप के बीच में। ठीक है, तो अमीबा ने क्या किया, अपना शेप चेंज किया और एक फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे। ये जो फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, एक स्पेशल नेम है इसका जिसे कहा जाता है सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया कोई ऐसा रैंडम वर्ड नहीं है। सूडोपोडिया का मतलब होता है एक्चुअली में, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडियम का मतलब होता है फीट। तो या फीट बोलो चाहे हैंड्स बोलो, दोनों सेम ही है ना, इसमें हाथ पैर कुछ भी बोलो, क्योंकि कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा। तो पोडियम जो है उसका मतलब होता है फीट और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। एक्चुअली में यहाँ पर कोई फिंगर बन नहीं रहा, फिंगर जैसा एक फॉल्स प्रोजेक्शन बन रहा है, तो इसलिए उसका नाम दिया जाता है सूडोपोडिया। फिर क्या होता है इसके बाद, वो जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी के अंदर आता है, इट इज कवर्ड। ठीक है, इट इज कवर्ड और सराउंडेड बाय अ फूड वैक्यूल। इसको एक बड़ा सा फूड वैक्यूल जो है वो सराउंड कर लेता है। ठीक है, वैक्यूल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको कहा जाता है वैक्यूल, और वैक्यूल जो है वो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करता है किसी भी सेल का, किसी भी प्लांट सेल का। एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पर वो वैक्यूल है। क्लास 9th में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वैक्यूल जो है वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, जिसके मदद से अमीबा अपना एक्सक्रीशन, अपना डाइजेशन, अपना रेस्पिरेशन सब कुछ कंप्लीट करता है। तो ये वही वैक्यूल है। अब वैक्यूल की एक स्पेशलिटी होती है कि वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या था, ये हमारा फूड वैक्यूल था जिसने फूड को कवर कर लिया। ये जो ग्रीन वाला सब्सटेंस हमको दिख रहा है वो सारे क्या है, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल है उसका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये अमीबा के बॉडी के अंदर, हम वापस से वही बना लेते हैं, ये लास्ट स्टेज है इसके डाइजेशन का, इसके न्यूट्रिशन का, कि अमीबा के बॉडी के अंदर ये जो फूड वैक्यूल है, ये जैसे ही अंदर आया था उसी तरीके से उसके बाहर जाने की कोशिश करेगा। जितना भी डाइजेशन मटेरियल हो चुका है वो अब यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो वेस्ट मटेरियल है जो कि डाइजेस्ट होने के बाद कुछ काम का नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दीज आर द वेस्ट मटेरियल्स। ये जो वेस्ट मटेरियल है वो उसी तरीके से थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं बॉडी से, जिस हिसाब से वो फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आया था। अब जो खाना उसने खाया था अमीबा ने, फूड पार्टिकल, उसमें कुछ न्यूट्रिशंस भी होंगे। सो वो सारे न्यूट्रिशन जो है वो साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अमीबा अगर कोई फूड पार्टिकल खा रहा है तो किसी न्यूट्रिशन के लिए खा रहा होगा ना, तो वो पूरा न्यूट्रिशन जो है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है और वो पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस अमीबा के न्यूट्रिशन का। सबसे पहले वो फूड पार्टिकल को अप्रोच करता है, फिर उसके आसपास वो एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। उसके बाद जो है सूडोपोडिया के अंदर आने के बाद जो उस फूड पार्टिकल को एक वैक्यूल कवर कर लेता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर काफी सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ थ्रोन आउट कर दिया जाता है, और जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ उस फूड से, वो न्यूट्रिशन पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। इतनी चीजें जो है हमको याद रहनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा हम टेक्स्ट देख लेते हैं, थियरी के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये हमें याद रहना चाहिए। अमीबा हैज नो फिक्स्ड शेप एंड इट कैन चेंज इट शेप, जो हमने देखा अभी कि वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है। ऑन अप्रोचिंग द फूड पार्टिकल अमीबा क्रिएट्स अ फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड विच इट इज नोन एज सूडोपोडिया। जैसे ही वो फूड पार्टिकल को अप्रोच करता है वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स और पोडियम वर्ड का मतलब होता है फीट। After ingestion, a food vacuole is formed around the food particle which contains many digestive enzyme. तो बहुत सारे digestive enzyme present होते हैं food particles में. The food is digested inside the vacuole and the nutrients are absorbed and spread throughout the cytoplasm. जो भी nutrients है वो absorb हो जाता है और पूरे के पूरे cytoplasm में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आफ्टर द डाइजेशन द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी सिमिलरली. तो जिस तरीके से फूड का इंजेक्शन हुआ था उसी तरीके से फूड का एक्सक्रीशन भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. अब ये जो पूरा प्रोसेस है अमीबा का, जो न्यूट्रिशन है अमीबा का, उसका एक स्पेशल टर्म दिया जाता है और उसको हम लिख लेते हैं ऊपर में. उस स्पेशल टर्म का नाम होता है फैगोसाइटोसिस. ओके, ये जो टर्म है उसका नाम होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल फीडिंग. ये जो अमीबा है वो एक्चुअली में क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है और वो सेल जो है वो पूरा सारा का सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवा रहा है. तो इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है जिसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस. तो अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो सबसे पहले हमको डायग्राम से समझाना है कि क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, फिर हमको उसको एक्सप्लेन करना है थियरी के फॉर्म में पॉइंट्स वाइज, और लास्ट में हमको लिख देना है कि दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस विच लिटरली मीन्स सेल फीडिंग. अब हम आगे बढ़ते हैं. अमीबा जैसा ही एक और
ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर, जिसका नाम होता है पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा का भाई जो है वो पैरामीशियम है, और पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो काफी सिंपलर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरामीशियम का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पैरामीशियम जो है उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और कुछ इस प्रकार से वो दिखता है। कैसे दिख रहा है? ये चप्पल की तरह दिख रहा है। ठीक है, कभी अगर आपने चप्पल खाई हो तो उस चप्पल का शेप आपको बिल्कुल याद होगा, गाल पर जो छप जाता है, तो ये उसी तरीके से चप्पल के शेप का दिख रहा है, स्लीपर शेप का दिख रहा है। एक्चुअली ये इलोंगेटेड शेप होता है। पैरामीशियम जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है कि इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इलोंगेटेड शेप। तो ये ऐसे शेप का प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है हमारा वो फूड पार्टिकल है। ठीक है, दिस इज अवर फूड पार्टिकल, और ये अमीबा सॉरी पैरामीशियम का हमको सेल का शेप दिख रहा है। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये थोड़ा माउथ जैसा पार्ट है जिसको गलेट कहा जाता है, GULLET गलेट, या तो इसको बकल कैविटी भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ से फूड पार्टिकल एंटर करता है, अगेन उसको फूड वैक्यूल जो है वो कवर कर लेता है। डाइजेशन होने के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। सो मोटा मोटी जो इसका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अमीबा के जैसा ही, बस उसमें डिफरेंस ये है कि अमीबा में जो अमीबा है वो खुद मूव करता था फूड पार्टिकल की तरफ और फिर एक फॉल्स फिट लाइक प्रोजेक्शन बनाता था। यहाँ पर जो पैरामीशियम है वो खुद मूव नहीं करता फूड पार्टिकल की तरफ, उसके जो बॉडी के सरफेस है उसमें ढेर सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। अब ये सीलिया क्या करते हैं, एक रेगुलेटेड मैनर में, एक रिदमिक मैनर में, एक रिदमिक पैटर्न में बीट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, और उस मूवमेंट के वजह से इसके आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों पानी में रहते हैं, तो इसके आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पानी जो है वो मूव करता है, और पानी की वजह से बहते हुए ये फूड पार्टिकल इस गलेट के अंदर एंट्री लेता है, और फिर वहां से पूरा डाइजेशन होते हुए वेस्ट मटेरियल जो है इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और जैसा कि वैक्यूल प्रेजेंट था अमीबा के बॉडी के अंदर, वैसा ही जो है एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है पैरामीशियम के बॉडी के भी अंदर, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा हम इसका भी अगर टेक्स्ट देख लें तो वो सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से अमीबा का डाइजेशन होता है, कि पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो लिव्स इन वाटर, इट इज शेप्ड लाइक अ स्लीपर और अ शू। ठीक है, हैविंग एन इलोंगेटेड बॉडी। इसका जो शेप है वो शू की तरह दिख रहा है, स्लीपर की तरह दिख रहा है, चप्पल की तरह दिख रहा है, जिसमें एक इलोंगेटेड बॉडी है उसके पास। द बॉडी सरफेस कंटेन्स मैनी टाइनी हेयर लाइक प्रोसेसेस विच इज नोन एज सीलिया। तो इसके बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। दिस सीलिया बीट्स इन अ रिदमिक मूवमेंट एंड कॉसेस वाटर मूवमेंट। ठीक है, ये सीलिया जो है वो रिदमिकली मूव करते हैं और उसके साथ ही जो है वाटर का मूवमेंट होता है उसके आसपास। द फूड पार्टिकल मूव्स ड्यू टू द वाटर मूवमेंट एंड कम्स नियर द माउथ लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ओरल ग्रूव और गलेट एंड इट इज इंजेस्टेड। तो जो फूड पार्टिकल है वो पानी में बहते हुए उसके ओरल ग्रूव तक आता है, उसके गलेट तक आता है, बकल कैविटी तक आता है, जहां से उस फूड पार्टिकल का इंजेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अमीबा। इसके बाद का जो भी प्रोसेस है कि फूड वैक्यूल में कवर होगा, फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, डाइजेशन होगा, जो वेस्ट मटेरियल है इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिर पूरे साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वो जो पूरा प्रोसेस है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अमीबा। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की। एनिमल्स में जो है अभी हमने दो स्मॉल एनिमल्स के बारे में देखा है, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। इसके बाद जो है हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। सो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझे बता दें। क्या क्या हमने पढ़ा आज, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई की, कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने। उसके बाद वी मूव डाउन टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा कि कौन से प्रोसेसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट होता है, कौन से इवेंट्स होते हैं उसमें, कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर हमने देखा कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं जिससे कि हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं, दैट वी हैव सीन। फिर लास्ट में हमने देखा कि कुछ अलग मिनरल्स भी होते हैं प्लांट्स को जो उसे एब्जॉर्ब करने होते हैं अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू न्यूट्रिशन इन स्मॉल एनिमल्स, जिसमें हमने अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई करी आज। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इस लेक्चर के बाद ओपन योर एनसीईआरटी एंड रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से लेकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक जितना भी टॉपिक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में उसको आप रीड करें। वहां से अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है उसको अंडरलाइन करो और मैच करो इस
इस लेक्चर से कि आपको क्या क्या सीखने को मिला, तो आपको जो है थोड़ा उसको याद करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। एंड कीप सब्सक्राइब्ड, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन बिलो, और फिर हम मिलते हैं सीधे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू।